हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज हम अपने इस चैनल पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे-जैसे आप सबकी संख्या बढ़ती रहेगी, आप सबका प्यार मिलता रहेगा, उसी तरह से यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जो आप सबके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। आरओ, एआरओ की परीक्षा भी जो आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, इसके बारे में एक हमारी वीडियो डिटेल में है। उसके कार्यों के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, उनके कार्य क्या होते हैं, कैसे सिलेबस मतलब डिटेल उसमें बताई गई है पूरी की पूरी। आप देख सकते हैं। जो भी आरओ, एआरओ की परीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री होगी, सब कुछ हमारे चैनल पे मिलने वाली है। इससे पहले हमने हिंदी की प्रीलिम्स के लिए जो आपको आवश्यकता होती है, उसकी सारी वीडियो कंप्लीट हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, उसी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है वीडियो। उसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। आरओ यारो की परीक्षा में जितना अहम योगदान हिंदी का होता है, उतना ही योगदान जीएस का होता है। उससे ज्यादा कहूं तो बेहतर होगा। लेकिन उसमें भी इतिहास विषय का योगदान सर्वाधिक होता है। तो हमारी जो अब यह नए तरह का एक जो हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी तरफ से वो सारी चीजें आपको मिले यहाँ पर, जिससे आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर लें, अंतिम रूप से चयनित हो जाएं। यहाँ पर जीएस के प्रत्येक भाग पर फोकस किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी यह केवल इतिहास से हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक एक करके हम हर विषय को यहाँ पे आपके लिए प्रश्न लाने वाले हैं। हमारी हर वीडियो में लगभग 15 से 20 प्रश्न होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएं। हम अपनी कैपेसिटी से फुल क्षमता पे काम करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रश्न यहाँ पहले दिया जाएगा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी। पहले आपको 3 से 5 सेकंड का समय हम देंगे, आप अपना उत्तर चुन लीजिए। इससे क्या होगा, एक साथ हमारा और आपका साथ साथ एक कार्यक्रम चलते हुए आप जुड़ेंगे, एक ऐसे टेस्ट की तरह इसे लेके चलेंगे। तो 3 से 5 सेकंड में अपना सही उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं यह पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में थोड़ा सा सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खास बात है, यहाँ पे उलझाने वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे सराय नाहर से भी प्राप्त हुआ है और महदहा से भी प्राप्त हुआ है हड्डी के हथियार। हालांकि यहाँ 3 विकल्प सही हैं, लेकिन अभी आपके लिए बता दूं, यहाँ ए और बी दोनों पर सही उत्तर पाए जा रहे हैं। आगे हम इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं थोड़ा सा। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा जी ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है: झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल, कब्रिस्तान क्षेत्र। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैप में, देखिए आप, यह है महदहा, ठीक है। दमदमा भी यहीं, सराय नाहर राय, ये स्थल दिए गए हैं और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और आप देखेंगे कि लगभग इसके पश्चिमी हिस्से लेके पूर्वी हिस्से तक काफी विस्तृत क्षेत्र में इसका विस्तार पाया गया है, ठीक है। छोटे छोटे स्थल कई जगह पाए गए हैं। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। तो यही मैंने बताया आपको कि अगर विकल्प दिए हुए हैं तो आप उपरोक्त सभी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं, अन्यथा जो पहला विकल्प होगा आप उसी को लेकर आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल यहाँ पे प्रसिद्ध है? आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से गुफा चित्र, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उस स्थान से। यह गुफा में उस समय के जो मानव होते थे वे अपनी कलाकारी दिखाए हुए हैं, ठीक है। शिकार करने का दृश्य दिख रहा है,
ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके पास 2 से 4 सेकंड का समय है, आप अपना उत्तर चुन लीजिए, फिर हम उसका सही उत्तर बता रहे हैं। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। यहाँ विकल्प बी सही है, भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि आपको वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के बजाय वहाँ पे क्या करेगा, मध्य प्रदेश नहीं देगा। परीक्षा क्या करेगा जो है वहाँ पे एग्जामिनर, वहाँ पे केवल रायसेन जिला लिख देगा, ठीक है। अब केवल अगर रायसेन वहाँ पे लिख दिया, तो अगर आपको नहीं पता कि रायसेन कहाँ है, तो आप थोड़ा सा हो सकता है परेशान हो जाए परीक्षा में, वैसे भी दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। भीमबेटका के शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब जो गुफाएं वगैरह होती हैं पहाड़ों को काट के बनाई गई, तथा भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जहां पर हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? किससे पाया गया है? आपके पास यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से आप 2 से 4 सेकंड का समय लीजिए, अपना उत्तर चुनिए और हमें बताइए। आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो यहाँ पे कहाँ से पाया गया है यह? मोहनजोदाड़ो से पाया गया है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में यह रहा हड़प्पा सभ्यता का एक तरह से विस्तार दिख रहा है। हालांकि इसने बहुत सीमित क्षेत्र में दिखाया है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा कहाँ तक जाती है? उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के जो है मेरठ जिले तक इसकी, आलमगीरपुर, मेरठ का एक जिला आलमगीरपुर, वहां तक इसकी उत्तरी सीमा जाती है। और जो इसकी सॉरी पूर्वी सीमा जाती है, और जो उत्तरी सीमा जाती है वह मांडा जम्मू कश्मीर तक जाती है। दक्षिणी सीमा की अगर हम इसके बात करें तो है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में एक स्थल है, वहां तक जाती है इसकी दक्षिणी सीमा। तो इस तरह इसका विस्तार पाया गया है। तो यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा इधर कवरेज नहीं दिया गया है। फिलहाल मैंने मैप से इसलिए प्रयास किया कि आप सबको थोड़ा सा क्या होता है कि जब विजुअलाइजेशन होता है, तस्वीरें होती हैं, तो वो चीज़ें याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आशा करता हूँ यह आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? सामान्यतः क्या देखा गया कि जो भी हड़प्पा के नगर होते थे, वे 2 भागों में विभक्त होते थे, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है? पूर्वी और पश्चिमी ये होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक तीसरा भी हिस्सा देखने को आता है। हालाँकि इसमें एक गढ़ होता था, एक निचला हिस्सा होता था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा स्थल था जहाँ से ये 3 भागों में विभक्त पाया गया हड़प्पी नगर? तो चलिए, आशा करता हूँ आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, धौलावीरा। धौलावीरा में नगर 3 भागों में विभक्त थे। बात करें धौलावीरा की, तो अगर आप इस मैप में देख पा रहे हैं, तो गुजरात जो आपका राज्य है भारत का वर्तमान, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है, कच्छ वगैरह, यहाँ पर यह है धौलावीरा। ठीक है, यह है धौलावीरा का हिस्सा, जहाँ आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे इसे गोला कर सर्कल बना रहे हैं, यह धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। ध्यान रखिएगा, आयताकार बना था। तो कभी कभी इनकी विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नगर को 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था, जबकि सामान्यतः क्या होता, केवल 2 भागों में विभाजित मिलते थे नगर। तो यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, कहां से मिला है? लोथल से। उम्मीद करता हूं आपने विकल्प अपना चुन लिया होगा, मैंने पहले बता दिया इस बार। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वह लोथल से मिला है। अब लोथल को भी मैप में देखना जरूरी है आपके लिए। तो यह भी गुजरात में ही स्थित है, और यह क्या था? ये गोदीबाड़ा था, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन गोदीबाड़ा था। आप यहाँ नगवादा देख रहे हैं, यहाँ पे सूरकोटदा देख रहे हैं, धौलावीरा देख रहे हैं, ठीक है, और रंगपुर देख रहे हैं, और रोजदी देख रहे हैं। ये सारे क्षेत्र आसपास हैं, इसलिए आप अगर याद रखना होगा तो मैप बार बार देखा करिए, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं।
अगला है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम निर्धारित करना है। अगर आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय हमारे भारत में पनप रही थी, जिस समय वो फल फूल रही थी, तमाम समकालीन और भी ऐसी सिविलाइजेशन थी जो उस समय एग्जिस्ट करती थी, जो मौजूद थी। चीन में आप देखेंगे तो हुआंगहो रिवर के क्षेत्र में शांग जो है सिविलाइजेशन थी, और दजला फरात जाएंगे आप वहाँ देखेंगे मेसोपोटामियन है, और जो है इधर दक्षिण अमेरिका में आएंगे एडेनियन मिलेंगे, मेसोमेरिका मिलेंगे, माया मिलेगा, एज़टेक मिलेगा, ये सभ्यताएं इंका मिलेंगी, ये सभ्यताएं उस समय हुआ करती थी। तो आशा करता हूं आपने यहाँ पर अपना सही विकल्प चुन लिया होगा। तो विकल्प डी हमारा सही है, यह उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। पहले आपको मैं मैप दिखा दूं एक बार क्लियर, उसमें छोटा मैप था, यहाँ आप देख सकते हैं। यह आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, यह दक्षिणी अमेरिका हो गया। यह जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, यह मैक्सिको का क्षेत्र आता है, और इसे दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका भी बोला, लैटिन नहीं लैटिन अमेरिका, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लैटिन अमेरिका इसे बोला जाता है। तो यहां पर उस समय समकालीन सिविलाइजेशन चल रही थी। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिण मैक्सिको से लेकर, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी मैक्सिको आपको वहां पे चिन्हित किया था, अगर आपको याद है, ये मैक्सिको का क्षेत्र है, ठीक है, ये मैक्सिको का क्षेत्र है, लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र विस्तारित है, दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल बॉर्डर तक। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक फैला हुआ था। यह रहा इसका थोड़ा सा विवरण। अगला देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, घिसा पिटा प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको जानना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब अपना उत्तर चयन कर लीजिए और विकल्प में हमें बताइए, हमें कमेंट में बताइए आपने क्या चुना है। यहां पर है सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये चार हैं क्रमशः, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वेद है, सर्वाधिक प्राचीन है, वह ऋग्वेद है, और इसी को आधार मान के माना जाता है कि बाकी वेदों की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, यहां पर मिलान करवाना है। इस तरह के प्रश्न भी आयोग के पसंदीदा प्रश्न होते हैं, और आजकल तो और इस तरह के प्रश्न डाले जा रहे हैं परीक्षाओं में। कथन कारण से संबंधित प्रश्न, कूट से संबंधित प्रश्न, क्योंकि इससे प्रश्न को अत्यधिक जटिल बनाना आसान हो जाता है उनके लिए। एक तरफ सूची दी हुई है, ग्रंथ के नाम है, और दूसरी तरफ उनके विषय दिए गए हैं, मतलब उनमें किसका वर्णन किया गया है, किस विषय का। आशा करता हूं आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। जब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में, तो इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें स्त्रोत और प्रार्थनाएं, स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ यज्ञादि से संबंधित है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें स्त्रोत और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। सामवेद जिसे संगीत का जनक भी कहा जाता है, तो यह संगीतमय स्त्रोत है। अथर्ववेद की बात करें तो यह तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण की बातें करता है। अब व्याख्या की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऋग्वेद में स्त्रोत एवं इसमें कुल 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। देखिए संख्या पे मत जाइएगा, कई बार होता है कि आप में से तमाम ऐसे छात्र प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जो ऋचाओं की संख्याओं को लेकर भिड़ जाते हैं आपस में। तो कृपया इस बात को ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्न तो आयोग आपसे नहीं पूछने वाला। आप एसएससी स्तर पर भी अगर जाएंगे ना, तो आप प्रश्नों का जो कहा जाए तो उनके जो
उनका जो लेवल है वो बहुत अच्छा खासा हो चुका है। सामवेद के पद गेय रूप संगीतमय स्त्रोत हैं, जिनको उद्गात नामक पुरोहित गाते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वही आपके पास 3 से 5 सेकंड के बीच का समय है और बहुत आसान प्रश्न है, आप में से तमाम लोग जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन बाजी मारता है। तो यहां पर सही विकल्प जो होने वाला है वह है कठोपनिषद। सही विकल्प है यहाँ आपका। कुछ व्याख्या के बारे में देखते हैं। इनकी कहानी के बारे में आप जानते होंगे। इनके पिताजी यज्ञ किए थे नचिकेता के, और जब यज्ञ करते हैं तो वे अपनी बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान देते रहते हैं, और दान देने का नियम होता है जो सर्वाधिक प्रिय चीज होती है उसका दान किया जाता है। और दान का महत्व ही तभी होता है जब आप अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे होते हैं या उसे किसी को दान दे रहे होते हैं। जब इन्होंने देखा तो इनके पास इतनी मेधा थी, इतनी बुद्धि थी कि ये समझ गए, और उन्होंने बार बार सोचा कि पिताजी को इस रास्ते पे जो जा रहे हैं जिस रास्ते पे उचित नहीं है, तो इन्हें कैसे लाया जाए। तो बार बार पूछा जाए कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, आप मुझे किसे दे रहे हैं। ऋषि बालक थे, इन्हें पता था कि दान का अर्थ क्या होता है। आप मुझे, तो कई बार सुना, उसके बाद क्रोधित हो गए। कभी होता है ना कि आप लोग भी कभी बार बार कोई चीज करते रहते तो आपके पेरेंट्स भी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, तो इनके भी हो ही गए, और होके कहे मैं तुम्हें यम को देता हूं। और जब ऐसा कहते हैं तो वे पिता की आज्ञा मान के चल देते हैं कि अब भाई मैं तो दान दे दी है। तो वो तो गुस्से में कह के निकल गए, अपना काम करने लगे, लेकिन ये इस चीज को गंभीरता से ले लिए और उसके बाद निकल गए यम की खोज में। तो काफी भटकने के बाद, तपस्या किए, उसके बाद जाके यम से साक्षात्कार होता है। उसके बाद इनके प्रश्न इसी कठोपनिषद में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इसकी कहानी का वर्णन किया गया है। तो डिटेल में बताना संभव नहीं है, बस मैंने जिक्र कर दिया, याद करने में आसानी होगी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम एवं नचिकेता को उपदेश दिया। आचार्य इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इन्हें उपदेश दिया था। और क्या कहा? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। वेदों के भी वेदों के भी उपवेद होते हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अरण्यक होते हैं। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो ऐसी तमाम जानकारी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? सृष्टि का काम था, तो इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे किसी काम के लायक आप समझिए तो बताइए। तो उनका ठीक है, रस्सी की, बहुत बड़ी रस्सी की जरूरत है। तो ये अपने आप को प्रस्तुत कर दी। अब उनका नाम क्या था, कमेंट करके आप बताइए। वही 3 से 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। किसने कहा था कि आप मुझे बतौर रस्सी प्रयोग करिए? किसने कहा था? वासुकी ने। किसने बोला था? वासुकी ने ऐसा बोला था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में प्रश्न यह भी पूछा जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल इस तरह से आसान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये आसान प्रश्न केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, और तमाम बच्चों से आपने आपस में अपने दोस्तों से सुना होगा, अरे यार ये प्रश्न तो मुझे आ रहा था फिर भी गलत हो गया। तो यह ऐसी गलतियां करना यहाँ स्वाभाविक होता है, ध्यान रखिएगा। मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत का प्रयोग किया, जो मथनी होता है। यहाँ देखिए इस तस्वीर में, इसीलिए मैंने पिक लगाने का प्रयास किया। और यकीन मानिए मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी हैं, लेकिन इस तरह की किसी की वीडियो नहीं आती। तो मैंने प्रयास किया कि आप आसानी से याद कर सकें और इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकले। रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। इसमें भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा। यहाँ देख रहे हैं एक कुर्म दिख रहा होगा, कछुआ। तो जब मंदराचल पर्वत को लाया गया, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से काट के लाया, तो जब लाया गया, इसे रखा गया समुद्र में, तो नीचे ही चला जा रहा था, चला जा रहा था। तो जब भाई नीचे दबता चला जा रहा है तो मथनी के रूप में मथेंगे कैसे, समुद्र को मंथन कैसे करेंगे? तो भगवान विष्णु कच्छप का रूप लेके नीचे आ गए और अपनी पीठ पर इस पर्वत को रोक लिए। उसके बाद शेषनाग को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इस प्रकार से सागर मंथन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा,
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाते थे वे अध्यापक? उस समय जो वेद वेदांग का अध्ययन करवाते थे। वही आपके पास 3 से 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप अपना विकल्प चुन के हमें बता दीजिए। तो आपने बता दिया होगा। यहां पर देखो, उपाध्याय कहलाते थे। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। तो जो ये लाल रंग के शब्द हैं, अक्षर हैं, इनको विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी व्याख्या होती है उसमें कई प्रश्न समेटे हुए होती है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर हमारे इस वीडियो को केवल लगातार सुनते जा रहे हैं तो भी आपके लिए काफी कारगर हो सकता है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जो मूल रूप था उसका, तो किस रूप में जानी जाती है? कमेंट करके जल्दी बताइए। 3 से 4 सेकंड आपके पास हैं और टिक 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 घड़ी चल रही है, तो बताइए जल्दी से। आशा करता हूं आपने बता दिया होगा। हमारा विकल्प डी सही है। यहाँ पे जय संहिता, उसे क्या बोला जाता था? जय संहिता। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, उसमें 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत के संस्करण में 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं और इसका अंतिम संस्करण, जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किससे प्राप्त होता है? वही आपके पास मात्र 3 से 4 सेकंड का समय है। आप कमेंट करके बताइए फटाफट। तो किससे प्राप्त होता है यह? मौर्य से। मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहां आए थे। उन्होंने उस स्थल की पूजा की जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध जन्म स्थल होने के कारण इसे कर से छूट प्रदान करने की भी उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो प्रश्न यहां पे 3 तरह के बनेंगे। किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है? पहला प्रश्न। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? दूसरा प्रश्न। और कहां पर कर से छूट दी गई थी? तीसरा प्रश्न। तो यह व्याख्या से संबंधित प्रश्न इस तरह से आएंगे। कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन आप साउथ के भी कोई दे रहे हैं, अगर प्राचीन इतिहास से इस सेगमेंट से, इस हिस्से से, इस भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहां से तो बाहर नहीं जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किससे प्राप्त होता है? अभी अभी आपने पीछे देखा, किससे? रुम्मनदेई स्तंभ लेख से। मौर्यवंशी शासक अशोक ने रुम्मनदेई अभिलेख से, वही चीज है, रिपीट हुआ है, तो आप व्याख्या पढ़ भी सकते हैं। अगला है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? कौशाम्बी तो आए थे, लेकिन उस समय शासन किसका था? तुरंत बताइए कमेंट करके। 3 से 4 सेकंड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, आप इतने में सोच चुके होंगे, तमाम लोग उत्तर दे भी चुके होंगे। तो किसके में? यहां विकल्प आपका सही है, विकल्प बी, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान दे दिया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे बिहार पीसीएस उठा के देख लिए, बीपीएससी के कोई भी एग्जाम आप देख रहे हैं, या एमपी पीसीएस देख रहे हैं, या यूके पीसीएस आप देख रहे हैं, यूपी देख रहे हैं, कोई अन्य परीक्षा भी दे रहे हैं, तो यहां से प्रश्न आपके पूछे ही पूछे गए हैं। तो यह बात आप विशेष ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर आज हमारी ये कक्षा समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई वीडियो हमारी तो सब्सक्राइब बिना कहे ही आप कर देंगे। और अगर पसंद आ रही है, लग रहा है आपको कि परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो शेयर भी आप, मुझे नहीं लगता कहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे सामग्री की। मुझे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे चैनल पे, जो करंट की कुछ वीडियो अपलोड होती है, क्रॉनिकल वगैरह की मैं अपलोड करता रहता हूँ, कि कई ऐसे क्षेत्रों से मुझे कमेंट आया कि सर यहाँ ये बुक मिलती ही नहीं है, और ये बुक मिलने के बाद बहुत चैन मिला, सुकून मिला मुझे। तो इस तरह से जब आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो उन छात्रों तक भी पहुँचती है जहाँ सामान्यतः किताबें नहीं पहुँच पाती हैं, और बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि बुक्स नहीं है उनके पास, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जहाँ क्या होता है कि जैसे किसी भी जो वहाँ पे कंटेंट दिए जा रहे हैं उनकी प्रामाणिकता के बारे में कोई भी दावा नहीं कर सकता। कभी-कभी ऐसे वहाँ पे कंटेंट मिल जाते हैं जो गलत होते हैं। परीक्षार्थी तो मेहनत करके पढ़ लिया उनसे, लेकिन परीक्षा में जब उसने लिखा तो उत्तर उसका गलत निकला, और इसका खामियाजा उसका पूरा 1 साल बर्बाद होता है, और कभी-कभी उसे इससे भी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। बहुत लंबी वीडियो तो होनी नहीं है। अभी केवल हम प्रयास करेंगे 15 से 20 प्रश्न ही लाएँगे। आप सबकी डिमांड और आप सबके सहयोग के ऊपर ये निर्भर करेगा कि प्रश्नों की संख्या कितनी है और कब बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।